वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप आगे भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख रहे हैं आपका टॉपिक नंबर 1 है ये आपका तवारुस और इर्तिका, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, स्टैंडर्ड 10th के लिए। मजमून है साइंस 2 और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम टॉपिक है। आपकी साइंस 2 जो किताब है उसका पहला टॉपिक है और बहुत अहम है, क्योंकि इसमें आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तवारुस और इर्तिका के बारे में बताया गया कि किस तरह से इंसान की पैदाइश हुई, कि क्यों आप जो है अपने अम्मी अब्बा की तरह नज़र आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो इसी तमाम सवालों के जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलेंगे। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तवारुस। ठीक है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। हेरिडिटी किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एक नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस या हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, एक नस्ल से जो है जो खुसूसियत दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है उसको ही तवारुस या हेरिडिटी कहते हैं। द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। Children look similar to their parent because of the trait they inherit। ठीक है, आप जो है अपने अम्मी अब्बा की तरह नजर आते हैं ना। कोई कोई ऐसे होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी अम्मी की कॉपी है, या बिल्कुल ये तो अपने अब्बा के हूबहू नजर आता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अम्मी और अब्बा से वो तवारुसी खुसूसियत, जो जीन की खुसूसियत थी, वो आपके अंदर मुंतकिल हुई, और ये अमल ही हेरिडिटी या तवारुस कहलाता है। जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसका आम तौर पर और ख़ास तौर पर जीन्स का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, और इस शाख को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शाख है जेनेटिक्स, इसमें किसका मुताला किया जाता है? जीन्स का मुताला किया जाता है। और ये जीन्स क्या होते हैं? जो खुसूसियत होती है ना, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, वो खुसूसियत एक्चुअली किसके ज़रिए मुंतकिल होती है? जीन्स के ज़रिए मुंतकिल होती है। और हयातियात यानी बायोलॉजी की जिस शाख में जीन्स का मुताला किया जाता है उसको जेनेटिक्स कहते हैं। क्या है हेरिडिटी? द पैसेज ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो खुसूसियत मुंतकिल होती है वो हेरिडिटी कहलाती है। जो नैनियात का आगाज, ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, इसका आगाज जो है ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ये एक साइंसदान है, इन्होंने किया। इनकी तस्वीर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इन्होंने सन 1886 से तहकीकात व तजुर्बात के ज़रिए जेनेटिक्स की वजाहत के लिए काफ़ी वक्त जो है इन्होंने सर्फ हुआ। सन 1901 में फिर उसके बाद ह्यूगो डी रूस ये भी एक साइंसदान है, इनकी तस्वीर आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं। इनके बुनियादी तब्दीली के नज़रियात ने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की।
और ये जो जेनियाती जुज़्व होता है और क्रोमोसोम की जोड़ियों के रूप में जो है उन्होंने उसको देखा। इस वक्त तक किसी को ये नहीं मालूम था कि जीन की मुंतकली क्रोमोसोम के ज़रिए होती है। ठीक है, ये तो आज हमें पता है कि जो है हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स में जो है डीएनए होते हैं, डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो है जोड़ियां मौजूद होती हैं और ये जो जीन की मुंतकली के लिए ये क्रोमोसोम्स जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। ये हमें आज पता है, लेकिन उस वक्त जो है किसी को ये पता नहीं था कि जीन की मुंतकली जो है वो क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती है। ये साबित हो जाने के बाद तवारुसी वसीलों को पहचानने की सिमत में नई तहकीकात शुरू हुई। यानी जब ये पता चल गया कि जीन की जो मुंतकिली है, यानी जीन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का काम जो है वो क्रोमोसोम्स करते हैं, तो ये जब साबित हुआ तो फिर जो हेरिडिटी के जो मुख्तलिफ वसीले हैं उसको पहचानने में एक नई सिमत मिली और फिर उसके बाद साइंसदानों ने इसके मुतालिक नई नई तहकीकात शुरू कर दी। तो ग्रेगर मेंडल जो अभी हम देख रहे थे, ग्रेगर जोहान्स मेंडल इनका नाम है और तस्वीर आप इनकी देख सकते हो। द बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी वेर फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग द मिड 1800s बाय एन ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट मॉन्क। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे, यानी ये इल्म नबातात जो है उससे ताल्लुक़ रखते थे, इल्म नबातात के जो है माहिर थे ये, उसको बॉटनिस्ट कहा जाता है जो इल्म नबातात में माहिर होते हैं। ठीक है, और इनका नाम था ग्रेगर मेंडल। Because his work laid the foundation to the study of heredity, Mendel is referred to as the father of genetics. मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो काम जो है बुनियाद की हैसियत रखता है जेनेटिक्स में। ठीक है, जो हमने अभी देखे ना कि इल्म हयातियात की, बायोलॉजी की एक शाख बन गई है जेनेटिक्स, तो उसमें जो है बुनियाद की हैसियत रखता है मेंडल का किया गया काम, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने जो है ये तजुर्बा किया था मटर के पौधे पर, और ये आप लोगों ने पिछली जमात में भी पढ़ा होगा। तो मेंडल ने जो ये मटर के पौधे पर तजुर्बात किए थे और इसकी बिना पर उन्होंने ये पता लगाया था कि क्रोमोसोम्स जो है जिम्मेदार होते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जीन को मुंतकिल करने के लिए। अब दूसरे जो साइंसदान है ह्यूगो डिवेरिस, ये कौन है? ही वॉज अ डच बॉटनिस्ट। ये भी जो है इल्म नबातियात के माहिर थे और डच बॉटनिस्ट थे, डच कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे। एंड वन ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक्स्ट, जो जेनेटिक के माहिर होते हैं उसमें से बहुत पहले जो है ये थे। ही इज़ नोन मेनली फॉर suggesting the concept of genes, रीडिस्कवरिंग द लॉ ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के जो लॉज हैं, तवारुस के जो कवानीन हैं, उनको उन्होंने रीडिस्कवर किया था इन 1890 में, वाइल अनअवेयर ऑफ ग्रेगर मेंडल्स वर्क। उस वक्त वो मेंडल भी उस वक्त काम कर रहे थे, लेकिन मेंडल के काम से वो अनअवेयर थे, ला ताल्लुक थे, उन्हें उस काम के बारे में पता नहीं था, और उन्होंने भी हेरिडिटी के कवानीन को वज़ा किया था। इंट्रोड्यूसिंग द टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन का जो टर्म है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया। डेवलपिंग अ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो डेवलप किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। इसी दौरान सन 1902 में वॉल्टर स्टिन ने नाकतोड़े के खुलियात में क्रोमोसोम की जोड़ियों की शक्ल में देखा। तब तक ये मालूमात भी किसी को नहीं थी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं। ठीक है, सन 1902 में तस्वीर में आप वॉल्टर स्टिन को देख सकते हैं। इसी दौरान सन 1944 में ओसवाल्ड डी, मैकेलन मैकार्थी और कैलन मैकलाइड, ठीक है, ये तीन साइंसदान हैं। ओसवाल्ड टी एवेरी, नीचे इनका नाम दिया हुआ है, तस्वीरें दी हुई आप देख सकते हो, और मैकेलन मैकार्थी का भी नाम दिया है, और
कैलन मैकलॉइड का भी तस्वीर दी गई है। इन तीनों ने मिलकर काम किया और ये साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है। यानी इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले बताया कि डीएनए के जरिए ही विरासती खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। अभी पढ़े ना कि वॉल्टिस चंद ने ही सबसे पहले नाक तोड़ा पता है आपको, या आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर अक्सर नाकतोड़े जो है घास पर बैठे हुए नजर आते हैं। इंग्लिश में इसे जो है ग्रास हुपर्स कहा जाता है। ठीक है, तो तस्वीर में आप ग्रास होपर्स को देख सकते हैं। तो वॉल्टिस चिन ने सबसे पहले नाकतोड़े पर तजुर्बे के दौरान ही क्रोमोसोम को जोड़ी की शक्ल में देखा था। स्टन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ मेयोसिस इन ग्रास होपर्स रिवील दैट क्रोमोसोम्स अक्योर इन डिस्टिंक्ट पेयर्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। विजिबल ड्यूरिंग मेयोसिस इन ग्रास होपर्स सेल्स। ग्रास होपर्स यानी नाकतोड़े के सेल में मेयोसिस का जो मरहला होता है उस दौरान ये विजिबल होते हैं, साफ दिखाई देते हैं। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पैटर्नल एंड द अदर इज मैटरनल। ठीक है, एक पैटर्नल पेयर होता है, दूसरा मैटरनल पेयर होता है। टुडे टर्म होमोलोगस पेयर्स, आज हम इसको जो है होमोलोगस पेयर्स कहते हैं। एंड द क्रोमोसोम्स इन ईच पेयर हैव द सेम साइज एंड शेप। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो उसका जो हर पेयर्स होते हैं, हर जोड़ी जो होती है उसका साइज और शेप जो है वो सेम होता है। ठीक है, ऊपर देखिए आपको बताया गया है तस्वीर में आप वॉल्टिस चंद की तस्वीर भी देख सकते हैं और पेरेंट बताए गए हैं। और ऑफस्प्रिंग में जो है क्रोमोसोम्स के जरिए ही जो है खुसूसियत मुंतकिल होती है। और मियोसिस का जो मरहला होता है जब खुले की तकसीम होती है उस दौरान ही ये विजिबल होते हैं। हम क्रोमोसोम की जोड़ियों को साफ तौर पर मियोसिस मरहले के दौरान देख सकते हैं। सन 1961 में फ्रांस में फ्रैंकोइस जैकब सिटिंग एंड जैक्विस मोनॉट स्टैंडिंग, नीचे दो साइंसदान आप देख सकते हैं जो बैठे हुए हैं वो फ्रैंकोइस जैकब है और जो खड़े हैं वो जैक्विस मोनॉट है। इन दोनों जेनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खुलिये में डीएनए के जरिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। हम जानते हैं ना कि खुलिये में डीएनए के जरिए प्रोटीन की तालीफ होती है, तो ये किस तरीके से होती है ये सबसे पहले इन्होंने बताया था। इसकी वजह से साल्मी के जीनियाती इशारे को समझने में मदद मिली, जिसके नतीजे में जीन टेक्नोलॉजी के नज़रिए से बेशुमार सलाहियत वाले दोबारा तश्कील पाने वाले डीएनए तकनीक की तरक्की हुई। जीनयाती नुकाइस की तशख़ीस, रोकथाम और इलाज नेज़ हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए और खुरबनी जानदारों को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सनती अमाल के लिए जीनियात का इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, पहले देख लेते हैं। हम जब से लफ्ज़ सुन रहे हैं ना जेनेटिक्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, यानी जेनेटिक्स में जीन का मुताला किया जाता है। और जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें उन खुसूसियत का मुताला किया जाता है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जीनियाती नुकाइस भी हो जाते हैं। और जो जीन के नुकाइस जो भी वो भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, तो उसकी तशखीस रोकथाम करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए भी जेनेटिक्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए, मखलूत नस्ल क्या होती है, जब जो दो नस्लें हों जो अलग अलग नस्ल हो, यानी एक ऐसी भैंस हो जो बहुत अच्छा दूध देती हो और दूसरी ऐसी भैंस हो जो है कम चारा खाती हो, तो ऐसी दो भैंसों को मिलाकर उसकी मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। तो एक ऐसी भैंस हासिल होगी उस मखलूत नस्ल से जो कम चारा खाने के बाद ज़्यादा मिकदार में दूध देती है। बिल्कुल वैसे ही नबातात की भी मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल होता है। और खुर्दबीनी जानदारों को जो है कुछ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर भी जेनेटिक्स का इस्तेमाल होता है।
अब आपकी किताब में एक सवाल पूछा गया है एक दरमियान में कि बताइए कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, और डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। तो डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, ये आप पिछली जमात में पढ़ चुके हो। डीएनए होते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इट्स अ कॉइल डबल हेलिक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। तस्वीर में आप नीचे एक डीएनए की तस्वीर देख सकते हैं। और आपको पता है ना, डीएनए ही जिम्मेदार होते हैं एक खुसूसियत एक खुसूसियत को नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करने के लिए, और हमारे डीएनए अपने अम्मी और अब्बा के डीएनए से मैच करते हैं। उसके बाद होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तस्वीर में आप आरएनए देख सकते हो। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में जैसे डबल स्ट्रैंड होते हैं ना, दो होते हैं, तो इसमें डबल नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जीनियाती नुकाइस से क्या मुराद है, कुछ जीनियाती नुकाइस के नाम बताइए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, तस्वीर में आप कुछ जेनेटिक्स डिसऑर्डर वाले लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं। अक्सर देखिए कुछ लोगों की उंगलियां, हाथों पैरों की उंगलियां 6 होती हैं, 7 होती हैं, एक एक्स्ट्रा उंगली होती है। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं नज़र आते हैं ना, जैसे तस्वीर में दो अशखास आप देख रहे हो, वो बच्ची को आप देख रहे हो। तो ये कुछ लोग जो होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते, बल्कि ये कुछ अलग नज़र आते हैं। तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अ पर्सन हेरिटेज थ्रू जीन्स और क्रोमोसोम्स। और ये डिसऑर्डर क्या होता है, एबनॉर्मल एक कंडीशन होती है जो पर्सन जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं जीन या क्रोमोसोम के ज़रिए। यानी उमूमन अगर हमारे अम्मी और अब्बा को इस तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बच्चे में मुंतकिल होता है। आपने देखिए पा मूवी देखी होगी, उसमें वो जो शख्स नज़र आता है उसे एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो यहाँ पे भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। ऐसे लोग जो है ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी एक बच्चे की तरह ही नज़र आते हैं, उनकी जिस्म की नशोनुमा नहीं होती। कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, गॉचर डिसीज, हेमोफीलिया, और उसके बाद पार्किंसन डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, अल्जाइमर डिसीज, स्किड एक तरह की बीमारी है वो, फिर इसके बाद एक्नोड्रोप्लाजा, ऑटिज्म वगैरह, ये तमाम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनियाती नुकाइस जिसे कहते हैं, जो जीन या क्रोमोसोम्स के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। अब यहाँ पर हम एक देख लेते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसानी खुलिया और नबाती खुलिया में फ़र्क जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। नबाती खुलिये में सेल वॉल होती है, नबाती खुलिये में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, नबाती खुलिये में वैक्यूल्स खालिए भी होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी खुलवी झिल्ली मौजूद होती है, और गोल्जी अजसाम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अलावा हैवानी खुलिये में सेंट्रियोल होते हैं जो कि नबाती खुलिये में नहीं होते, वहाँ पर वैक्यूल्स यानी खालिए होते हैं, यानी खाली जगह होती है। तो ये कुछ दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी है जो हमने यहाँ पर देखे। हमारा जिस्म जो है वो खुलियात से मिलकर बना है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, हमारा जिस्म खुलियात से मिलकर बना है, और ये सेल्स अभी हमने देखे सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेल में क्या पाए जाते हैं, चाहे वो नबाती खुलिया हो या वो हैवानी खुलिया हो, उसमें मरकज़ा मौजूद होता है। मरकज़े में मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए से। ठीक है, अभी हमने देखे डीएनए क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। ये डबल स्ट्रैंड्स के दरमियान में होते हैं जीन्स।
ठीक है, तो जो हम अभी जीन की बात कर रहे थे, वो जीन कहाँ पाए जाते हैं? वो हमारे सेल में, क्रोमोसोम में, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम्स। Chromosomes are complex structures located in the cell nucleus. They are composed of DNA, histone and non-histone proteins, RNA and polysaccharides. They are basically the packages that contain the DNA. यानी हम इसको कह सकते हैं, अभी हमने तस्वीर में भी देखे ना थोड़ी देर पिछली वाली तस्वीर के, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? पैक्ड डीएनए होते हैं हम कह सकते हैं, और कंपोज डीएनए होते हैं। और इसमें साथ में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसमें आरएनए मौजूद होते हैं, और पॉलीसेकेराइड से बने हुए होते हैं ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हर खुलिये के मरकज़े में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सेल, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए से। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरह से होता है, जैसे मैंने बताई थी, क्रोमोसोम्स में दो बाजू होते हैं ना। तो ये जो दरमियान में होता है सेंट्रोमेयर, एक शॉर्ट आर्म होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होते हैं। शॉर्ट आर्म को टेलोमर्स कहते हैं, लॉन्ग आर्म को जो है सिस्टर क्रोमेट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो है क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर बताया गया है कि जीनोम्स इन अ ह्यूमन, वन, जीन्स इन अ ह्यूमन जीनोम, जीन्स कितने होते हैं ह्यूमन जीनोम में? ऑलमोस्ट 20,000 होते हैं। और सेल इन अ ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं? सेल ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 75 टू 100 ट्रिलियन, क्योंकि हमारे जिस्म का छोटे से छोटा हिस्सा भी सेल से मिलकर बना है। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन सेल, और एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम हैं। और हमारी बॉडी में ट्रिलियन कहा गया है, 75 से 100 ट्रिलियन तक के सेल्स होते हैं, खुलियात होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 46 करें, कि कितने सारे क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो आजकल फॉर वॉचिंग। अगर आपको आगे का हिस्सा इसका देखना है तो इसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब आप लोगों से इसके बाद एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।